बुखार आना और बुखार के बाद बेहोश होना यानी सीज़र आना, या चमकी या अकड़ी या कन्वल्जन या सीज़र, आप जो भी बोलें। तो बुखार में बेहोश होना आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा, आसपास के आपके पड़ोसी के किसी बच्चों के है या आपके घर में ही ऐसा कोई है कि जो बच्चे को बुखार आता है फिर हर बार बच्चा बेहोश हो जाता है। इसको कहते हैं फेब्राइल सीज़र या फिर फेब्राइल कन्वल्जन। नमस्कार पेरेंट्स, मैं हूं डॉक्टर जीवन सिलवाल, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट सिलीगुड़ी से। तो आज हम बात करेंगे फेब्राइल सीज़र या फिर फेब्राइल कन्वल्जन। तो क्यों ऐसे छोटे बच्चों को बुखार में सीज़र्स आते हैं या वो बेहोश होते हैं, क्या कारण है, कौन से बच्चे को ज़्यादा आने के चांसेस हैं, कैसा सिम्टम रहता है जब ये सीज़र्स आते हैं, और किस तरीके से इसका डायग्नोसिस करते हैं, क्या करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए, और ट्रीटमेंट हम क्या क्या करते हैं, सीज़र के समय में क्या हम लोगों को प्रोटेक्शन रखना चाहिए, सारी बातें मैं विस्तार में आज बात करूँगा। तो फेब्राइल सीज़र या फेब्राइल कन्वल्जन जो है एक बहुत ही कॉमन एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड ये देखा जाता है। और हर दिन हम लोग ओपीडी में ऐसे बच्चे देखते हैं जो पेरेंट्स लेके आते हैं कि इसको बुखार आया और बुखार के बाद ये बेहोश हो गया। तो ये ज़्यादातर आपके 6 महीने से 5 साल के बच्चों में ज़्यादा कॉमनली दिखता है, और ये आपका 2 से 4% के नॉर्मली ग्रोइंग जो बच्चे हैं, यानी हर एक 100 में से 2 से 4 बच्चों में ऐसा चांसेस हो सकता है कि इसको किसी भी कारण से बुखार आएगा, बच्चा को ये सीज़र आएगा, ये कन्वल्जन्स आएंगे। तो ये आपके कन्वल्जन जो हैं 2 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मैंने आपके प्रीवियस वीडियोस में भी बात की है कि ये जो बुखार में आने वाली जो सीज़र्स है इसमें भी ये तो याद फोकल सीज़र्स बोलते हैं, यानी कि शरीर के एक साइड बुखार में या तो दायां साइड या फिर बायां साइड जो है झटकने लग जाता है। कई प्रकार के सिम्टम्स हो सकते हैं, एक तो वो जो झटकते हैं एक साइड वो हो गया, दूसरा होता है कि शरीर के दोनों साइड को झटकता है जिसको कहते हैं जनरलाइज सीज़र्स। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जब सीज़र्स आते हैं तो आंखें पलट के पूरा हाथ को टाइट करके मुंह में से पूरा फ्रॉदिंग हो रहा है, गाज निकल रहा है, ऐसा हो सकता है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि बुखार आया और बच्चा केवल आंखें को एक तरफ स्थिर करके देख रहा है, शरीर को बिल्कुल नहीं हिला रहा है, ये भी हो सकता है। केवल आंखों को ऊपर करके ऐसे ही स्थिर है, आप बुलाने पर भी कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बुखार के बाद कई टाइप के सिम्टम्स आते हैं और बच्चे ज़्यादातर इसमें रेस्पॉन्स नहीं करते हैं, पूरी की पूरी बेहोशी के हालत में रहते हैं। तो ये जो मैंने कहा कि आपके 2 से 4% नॉर्मली ग्रोइंग जो बच्चे हैं, नॉर्मल डेवलपमेंट के बच्चे, उनको हो सकता है। दूसरा है कि फेब्राइल सीज़र जो है डेवलपमेंटली डिलेड बच्चे या फिर जो चलने में बोलने में लेट हो रहे हैं उनको भी होने के चांसेस हैं। तो ये नॉर्मल बच्चों को भी होता है और डेवलपमेंटली डिलेड बच्चे को भी हो सकता है। 6 महीने से लेकर 5 साल, ज़्यादातर 6 साल, तो 6 महीने से 6 साल ये जो एज ग्रुप है इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके 2 प्रकार हैं मेनली, कि इसको एक सिंपल फेब्राइल सीज़र बोलते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र बोलते हैं। सिंपल को टिपिकल भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स को एटिपिकल भी बोलते हैं। अब ये डिवाइड करने की क्या कारण है, क्यों फेब्राइल सीज़र को 2 प्रकार में डिवाइड किया हुआ है? तो सिंपल फेब्राइल सीज़र का कहने का मतलब है कि जिन बच्चों को बुखार आती है और बुखार कम से कम भी 38 डिग्री यानी कि 100.4 फ़ारेनहाइट कम से कम होनी चाहिए। बुखार आने के बाद जो है एक 24 घंटे के दौरान में केवल एक ही बार अगर उसको झटके आते हैं, झटके जो भी आते हैं, सीज़र्स का ड्यूरेशन आपका 15 मिनट से कम रहता है, और जो आपका सीज़र्स जनरलाइज रहता है, यानी दोनों हाथ दोनों पैरों को टाइट करता है। तो ये सिंपल फेब्राइल सीज़र के अंदर आता है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि आपका एक ही 24 घंटे के दौरान में ही बच्चे को 2 या 2 से ज़्यादा बार भी आते हैं। एक बार आएगा, कुछ घंटे बाद आएगा, फिर कुछ घंटे बाद आएगा, 2 से 3 बार, ऐसे क्लस्टर्स जो बोलते हैं वैसे आ सकता है। और कभी कभी बुखार में केवल फोकल आते हैं, यानी कि शरीर के एक ही साइड झटकता है, या फिर कभी सीज़र का ड्यूरेशन जो है 15 मिनट से भी ज़्यादा कंटिन्यूसली आते रहता है। तो अगर 15 मिनट से ज़्यादा का सीज़र है, 2 से ज़्यादा ही बार बच्चे को हो रहा है, बहुत लंबे समय के लिए हो रहा है, एक ही साइड पे हो रहा है, तो इसको कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र कहते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब ही यही है कि इसको डिवाइड करने का उद्देश्य है कि जिनको कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीज़र के ग्रुप में डालते हैं, इनको बार बार इनको सीज़र्स फ्यूचर में भी बुखार में आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं।
और इन्हीं बच्चों को लॉन्ग टर्म में एपिलेप्सी में भी कन्वर्ट होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो आपको पेरेंट्स ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि ये फेब्राइल सीजर एपिलेप्सी नहीं है, क्योंकि एपिलेप्सी के लिए कोई आपको कारण नहीं चाहिए। एपिलेप्सी में ऐसे ही बच्चे लोगों को सीजर्स आते हैं, उसको कोई फीवर नहीं चाहिए, कोई कारण नहीं चाहिए। फेब्राइल सीजर स्पेसिफिक ग्रुप का सीजर है जो केवल बुखार के बाद ही होता है, क्योंकि पहले बुखार होगा फिर सीजर होगा। तो हर बार अगर आपके बच्चे को बुखार के बाद सीजर ऐसे ही हो रहा है, तो आप ये मत सोचिए कि बच्चे को एपिलेप्सी, हालांकि वो सिम्टम एपिलेप्सी के जैसे ही दिखता है, अकड़ी जो बोलते हैं या चमकी बोलते हैं वो दिखता वैसा है, लेकिन वो एपिलेप्सी नहीं है। लेकिन एक चीज़ पेरेंट्स आप लोगों को समझना चाहिए कि यही बच्चे लोगों को बाद में जाके एपिलेप्सी में कन्वर्ट हो सकता है। अभी किन किन बच्चों को ज़्यादा चांसेस होगा मैं आपको थोड़ा आगे वीडियो में बताऊंगा कि कितने परसेंटेज बच्चे को एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो हमने बात किया कि सिंपल फेब्राइल सीजर और कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर के जो क्लासिफिकेशन जो हमने किए हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किए। तो अभी कुछ एक चीज़ जो है जो पेरेंट्स आपको शेयर करना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि सीजर्स आते हैं उसके बाद फिर फीवर आता है कुछ समय बाद। तो पेरेंट्स पता नहीं चलता पेरेंट्स को कि पहले फीवर आया या सीजर, पहले सीजर आता है फिर बाद में फीवर आता है। ये भी आपके फेब्राइल सीजर ग्रुप में इंक्लूडेड है कि पहले सीजर आया फिर उसके 6-8 घंटे में देख रहे हैं कि बच्चे को बहुत फीवर आ रहा है, आप हॉस्पिटल दौड़ा के लेके और हॉस्पिटल में बच्चे को मेजर कर रहे हैं तो उसको टेम्परेचर है 100 है 101 है। तो ये भी आपके फेब्राइल सीजर के ग्रुप के कैटेगरी में ही आता है। अब बात करते हैं कि होता क्यों है। अभी हमने बात की कि किस टाइप के होते हैं क्या और किस एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि ये होने का रीज़न क्या है, क्योंकि ऐसा बुखार की वजह से ऐसा क्या हो जाता है कि बच्चे को सीजर्स आते हैं। तो इसके देखिए कुछ थ्योरीज़ हैं, जितना साइंस को पता है कि बुखार जब भी आती है तो ब्रेन के जो है करंट ज़्यादा चलने लगता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आप लोगों से बात की है, आप डिटेली जानना चाहें तो मेरे प्रीवियस वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं कि एक्चुअली सीजर का कारण क्या है, क्यों आता है, मैंने और डिटेल में उसमें बात की हुई है। इसमें भी आपको मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि हमारे ब्रेन में जो है नॉर्मली करंट रहता है, सभी इंसान का छोटे एज से ही ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी या करंट रहता है। और ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कौन करता है, जैसे बैटरी में आपने देखे होंगे कई इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं, गाड़ी का बैटरी, बाइक का बैटरी, वैसे आप समझ लीजिए ब्रेन में भी ऐसे इलेक्ट्रोड्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब के चैनल्स होते हैं ब्रेन में। तो यही चैनल्स जो है ब्रेन में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। अभी होता क्या है कि जब भी ये फीवर आता है तो ये स्पेशली सोडियम के जो चैनल्स होते हैं, जो सबसे कॉमनली इस चैनल में कुछ चेंजेस रहते हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि फेब्राइल सीजर कोई जीन से रिलेटेड हो सकता है, जेनेटिक हो सकता है। हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि 10-20% केसेस में हम देखते हैं कि पेरेंट्स को, अपने भाई को, सिबलिंग को भी ये सिमिलर सिम्टम रहता है कि उनको बचपन में आया हुआ रहता है। इसलिए हम हर पेरेंट्स को पूछते हैं कि क्या आपको बचपन में भी हुआ था क्या, आप अपने माता पिता को पूछ लीजिए, हो सकता है हुआ होगा, एक आध बार नोटिस नहीं किया होगा। तो हम हर बार पूछते हैं क्योंकि वो जो सोडियम चैनल्स की प्रॉब्लम्स होते हैं कभी कभी पेरेंट्स से बच्चों में जा सकती है। तो ये सोडियम चैनल्स जो होते हैं स्पेशली फीवर के टाइम में बहुत करंट डिस्चार्ज करते हैं। जैसे फीवर आया वो ट्रिगर ऐसा हो जाता है कि एकदम से उसको बच्चे को सीजर्स आ जाते हैं। और एक है कि एसोसिएशन जो देखा गया है कि जिन बच्चों की हेमोग्लोबिन थोड़ी कम रहती है, आयरन की डेफिशिएंसी रहती है, उनमें भी थोड़ा सीजर्स, फेब्राइल सीजर आने की टेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा रहती है। तो मेन है कि फीवर से ये चैनल्स में जो है करंट ज़्यादा डिस्चार्ज होता है और कुछ बच्चों में जो चैनल्स की प्रॉब्लम की वजह से बार बार आने की टेंडेंसी रहती है। खास बात ये है कि समझने की कि ये कोई हर बच्चों को टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे इतने सेंसिटिव होते हैं, उनके सोडियम चैनल इतना सेंसिटिव होता है कि जैसे फीवर आया, हर फीवर के एपिसोड में उसको सीजर्स आते हैं, माने हर महीने में आ रहे हैं, 2-3 महीने में आ रहे हैं। तो कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि बिना बुखार के भी आने लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में हम लोगों को जेनेटिक की टेस्टिंग भी, हम लोग ब्लड से उस चैनल की टेस्टिंग भी हम लोग कई बार करते हैं। तो क्योंकि कुछ ऐसे एपिलेप्सी सिंड्रोम्स हैं जो कि आपके फेब्राइल सीजर से शुरू होते होते जाके फिर बाद में लॉन्ग टर्म में फुल ब्लोन एपिलेप्सी में कन्वर्ट होता है सोडियम चैनल के डिफेक्ट से, जिसको कहते हैं ड्रावेट सिंड्रोम। तो ये एक बहुत ही ख़राब किस्म की एपिलेप्सी है जो कि फेब्राइल सीजर से शुरू होकर धीरे आगे बढ़ के बिना बुखार के आने लग जाता है। बच्चा फिर चलने बोलने में भी लेट हो सकता है, ऑटिज़म के सिम्टम्स रहते हैं। तो वैसे वो ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास ऐसे कई बच्चे हैं जो ड्रावेट सिंड्रोम से पीड़ित हैं। तो
लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है। वो सोडियम चैनल के सबसे ख़राब जो है स्पेक्ट्रम में से आती है, सीवियर स्पेक्ट्रम में आती है। तो कुछ बच्चों को एक आध बार हो जाता है, फिर नहीं होता है, किसी किसी को 2-3 बार होगा, फिर नहीं होगा, किसी को बार बार होगा। ठीक है, तो ये सबकी अलग रहती है, इसीलिए ये भी हम लोग स्पेक्ट्रम बोलने का मतलब ही यही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, किसी को कुछ और है, किसी को बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये कारण ये हो गया कि क्यों होता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी हम लोग डायग्नोसिस कैसे करते हैं। ठीक है, तो फेब्राइल सीजर जो है, हमने जैसे बात किया कि 6 साल से नीचे के बच्चों को होती है, और 12 से 18 महीने के एज ग्रुप सबसे पीक एज ग्रुप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फेब्राइल सीजर के बच्चे आते हैं। तो जब ये छोटा बच्चा, स्पेशली 18 महीने से छोटे के बच्चे जब ऐसे फेब्राइल सीजर पहली बार होके आता है, तो सबसे ज़्यादा चिंता रहती है कि हम लोगों को कहीं ब्रेन से रिलेटेड फीवर, जिसको कहते हैं मेनिंजाइटिस, की कोई इन्फेक्शन हुआ हो और ब्रेन में इफेक्ट किया हो, वो भी सीजर्स लेके आते हैं। तो स्पेशली अगर आपका बच्चा 18 महीने से छोटा है और पहली बार सीजर्स हुए हैं, तो डॉक्टर की हमेशा एक चिंता रहती है कि कहीं ये मेनिंजाइटिस तो नहीं है। तो वो एक चीज़ है जो हमेशा छोटे बच्चे में हमेशा रूल आउट करना चाहिए। अगर बड़ा बच्चा है तो हम लोग उसको फीवर के बाद ऑब्जर्व करके देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा बच्चे को बेहोशीपन ज़्यादा है, चिड़चिड़ापन बहुत है, होश अच्छा नहीं है, बुखार के बाद होश उसका रिटर्न नहीं हो रहा है बहुत टाइम तक, तो हम लोगों को मेनिंजाइटिस भी रूल आउट करनी पड़ती है। तो फेब्राइल सीजर डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन भी बोलते हैं, कि हम लोग एटलीस्ट मेनिंजाइटिस को रूल आउट करें, स्पेशली फर्स्ट टाइम जब होता है उस टाइम की बात कर रहे हैं। अब पहले से ही 2-3 बार हो रखी है, हर बार बुखार में होता है फिर आता है, तो वो क्लियर कट पता चलता है कि ये फेब्राइल सीजर है। लेकिन फेब्राइल सीजर डायग्नोस करने के लिए आपको कोई EEG या MRI या कोई स्कैनिंग की ज़रूरत नहीं है। तो अगर पहली बार किसी को फेब्राइल सीजर होके आता है, तो फर्स्ट एपिसोड ऑफ फेब्राइल सीजर अगर सिंपल फेब्राइल सीजर है, तो हम लोग उसको ना EEG करवाते हैं ना MRI करवाते हैं। अभी हम लोग केवल बच्चे को फीवर का कारण जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, क्योंकि देखिए ज़्यादातर कोई भी कारण हो फीवर का, उसकी वजह से फेब्राइल सीजर आ सकता है। ज़्यादा कॉमन है कि वायरल फीवर बहुत कॉमनली देखने को मिलती है। कभी कभी वैक्सीन देने के बाद भी किसी किसी बच्चों को जो फीवर आती है उससे भी फेब्राइल सीजर्स हो सकते हैं। तो कारण कुछ भी हो सकता है, कभी डायरियल एपिसोड में होगा, कभी वायरस इन्फेक्शन में होगा, बस वो फीवर एक ट्रिगर के रूप में आता है जिससे कि बच्चे को सीजर्स आते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि डायग्नोसिस करने के लिए आपको स्पेसिफिक कोई टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जिन बच्चों को कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है, तो उनको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फेब्राइल सीजर के जो ट्रीटमेंट है उसमें और रिकरेंस होने की चांसेस होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो डेवलपमेंटली डिलेड बच्चे जो रहते हैं, जो चलने बोलने में थोड़े लेट हैं, सपोज कोई बच्चे को शुगर कम हुआ है जन्म में और ब्रेन के पीछे थोड़ा उसका दाग है, वो एक प्रकार की सेरेब्रल पॉलिसी जैसा हो सकता है। तो ये बच्चे जो है इनको भी फीवर की वजह से सीजर्स आते हैं। तो इनका अगर हम EEG करेंगे तो काफ़ी ब्रेन के उसमें हम लोग को जहाँ पे डैमेज है वहाँ पे एब्नॉर्मलिटी दिखती है। तो इनको डेफिनेटली दवाई हम पहले ही शुरू करते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में उसको बार बार सीजर्स ना हो। उसको हम MRI भी करते हैं ताकि ब्रेन के अंदर कोई डैमेज है, कोई दाग है पुराना, या ब्रेन ही कुछ अलग प्रकार का है, वो देखना चाहिए। क्योंकि फीवर कभी कभी ट्रिगर के रूप में आता है और एबनॉर्मल ब्रेन है, एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के बच्चे हैं, है ना, इन सब में दोबारा बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इन बच्चों को हम लोगों को इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम या फिर EEG जो बोलते हैं वो करवानी पड़ेगी। ब्रेन का एक MRI भी करके देखना पड़ेगा कि ब्रेन के कोई हिस्से में कोई डैमेज तो नहीं है। और जब पहली बार कोई किसी को फेब्राइल सीजर होके आते हैं, स्पेशली 18 महीने के छोटे बच्चे, उनको हॉस्पिटलाइज करके बच्चों का हम लोग लंबर पंचर या फिर जो पीठ के हड्डी के बीच में से सुई डाल के पानी निकालते हैं, जिसको कहते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड या CSF, कि उसकी जाँच करके कि कहीं ब्रेन में मेनिंजाइटिस तो नहीं है, वो रूल आउट करना ज़रूरी है। क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट अलग है, एंटीबायोटिक्स थोड़ा लंबा टाइम तक देना पड़ सकता है। तो इसको छोड़ के बाकी फीवर के लिए जो भी आपके इन्फेक्शन है, कुछ टाइम के हिसाब से डेंगू है, मलेरिया है, यूरिन इन्फेक्शन है, निमोनिया है, व्हाटएवर जो भी कारण है उसका हम सेपरेट हम लोग इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन न्यूरोलॉजिकल इसके लिए जैसे मैंने कहा कि कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है, डेवलपमेंटली डिलेड बच्चे हैं, तो उनको EEG MRI की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये हो गई आपकी डायग्नोसिस की बातें। अब हम बात करेंगे कि बच्चे के प्रोग्नोसिस के बारे में बात करें। प्रोग्नोसिस यानी कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको बाद में जाके एपिलेप्सी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो सिंपल फेब्राइल सीजर जो है अगर किसी को होता है तो 1 to 2% ही चांसेस है कि लॉन्ग टर्म में वो एपिलेप्सी में कन्वर्ट होगा।
तो ये तो बहुत ज़्यादा नहीं है ये, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को है ना सिंपली हम लोग काउंसिल करते हैं कि ये हम लोग जस्ट वेट करेंगे पहला फेब्राइल सीजर में, है ना। हम लोग को मेडिसिन स्टार्ट करना नहीं और एपिलेप्सी के बारे में फिलहाल सोचना नहीं है, क्योंकि ये 1 to 2% बहुत बड़ा नंबर नहीं है। लेकिन अगर किसी को बार बार हो रहा है, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, तो बार बार अगर हो रहा है तो वो परसेंटेज थोड़ा बढ़ के 4 to 5% चांसेस तक हो सकता है। और अगर कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर है तो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर 5 to 15% तक चली जाती है रफली। ये आपका लिटरेचर के डेटा मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, यानी कि 100 में से 5 से 15 ऐसे बच्चे हो सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स फेब्राइल सीजर ग्रुप के, जिनको बाद में जाके एपिलेप्सी हो सकती है। और अगर आपके बच्चे को डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स भी हैं, साथ में ये फेब्राइल सीजर भी है, तो उनको करीब 30% चांसेस हैं, यानी 100 में से ऐसे 30 डेवलपमेंटली डिलेड बच्चे हैं, उनको बाद में एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अभी किस बच्चे को ज़्यादा फ्यूचर में फिर से बार बार होने का चांसेस हैं, स्पेशली अगर आपके फैमिली हिस्ट्री भी है कि आपके पेरेंट्स को भी बचपन में हुआ है। अगर आपके फीवर का टेम्परेचर जो है बहुत कम टेम्परेचर में ही सीजर आ जाता है, अब टेम्परेचर 100 भी पहुंचा नहीं, 100 से पहले ही सीजर आ जाता है, या फिर बहुत छोटे एज से स्टार्ट हुआ, 1 साल के नीचे वाले एज में ही स्टार्ट हो गया है, या फिर बच्चा डेवलपमेंटली बहुत डिलेड है, तो इन बच्चों को अगर है तो ये सारे जो मैंने आपको 3-4 रिस्क फैक्टर्स बताएं, इन बच्चों को बार बार होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लॉन्ग टर्म में एपिलेप्सी में कन्वर्ट होने का और बार बार रिकर होने का हम लोगों ने डिस्कस किया। आखिरी में पेरेंट्स मैं आपसे बात करूंगा इसका हम लोग इलाज कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करें इसका। तो फेब्राइल सीजर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को जो याद करनी चाहिए कि जब भी बच्चे को सीजर्स होता है तो क्या करनी चाहिए, तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप देख सकते हैं। सेम चीज़ है कि कभी भी ऐसा सीजर्स आए पहले आप ना घबराएं, बच्चे को आप लेफ्ट साइड में टर्न करें। ज़्यादातर सीजर्स 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर तो डेफिनेटली बंद हो जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर आपको 1-2 मिनट के बाद भी सीजर्स बंद नहीं होती हैं तो आपको मिडाजोलम की स्प्रे दिया रहेगा। इस प्रकार की जो मिडाजोलम की स्प्रे है आपको डॉक्टर ने दिया होगा, ठीक है। तो ये स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं, बच्चे के वेट के हिसाब से आपको बताया जाएगा कि नाक में इसको देना है, और जब भी हो रही है सीजर्स हो रहे हैं उसी समय बाएं साइड में कन्वर्ट करके आपको स्प्रे यूज़ करनी है। उसका डोजेस आपको डॉक्टर वेट के हिसाब से बताएंगे। बाकी सर में पानी डालना हो, शरीर को मसलना हो, है ना, बाकी के ऐसा कुछ भी मत कीजिए, केवल स्प्रे डालिए, इमीडिएटली वो आपका सीजर्स बंद हो जाएगा। अगर 5 मिनट्स के बाद भी सीजर्स रुकते नहीं हैं तो आपको डेफिनेटली नज़दीकी जो हॉस्पिटल है उसमें आपको जानी चाहिए। तो ये हो गया एक्यूट में आप इमरजेंसी में कैसे इलाज करते हैं। अभी जो कुछ बच्चे होते हैं कि सीजर्स आए बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो गया, फिर वो ओपीडी में लेके आए, बच्चा ठीक है, अभी बस हमको प्लान करना है कि क्या करना है। तो फेब्राइल सीजर को ज़्यादातर मैंने आपको जैसे कहा कि सिंपल फेब्राइल सीजर है, पहली बार हुआ है तो इसको कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, केवल आप स्प्रे रखिए और वेट कीजिए। अगर किसी को बार बार होता है तो ट्रीटमेंट करने के 2 तरीके हैं। एक होता है इंटरमिटेंट प्रोफिलैक्सिस जो बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार की जो है जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं पेरेंट्स, आपको याद करना है कि इसमें जो दवाइयाँ हैं जो एपिलेप्सी में यूज़ करते हैं वही दवाइयाँ ही इसमें हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन में जो करंट को डिस्चार्ज जो करता है उसको कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ सेम है लेकिन डायग्नोसिस अलग है। ये चीज़ आप लोग समझ लीजिए। इंटरमिटेंट मतलब जब भी बुखार रहेगा उसी समय आपको कुछ टैबलेट दिया जाएगा। ज़्यादातर पूरा वर्ल्ड में क्लोबाजाम की टैबलेट दी जाती है, जो अलग अलग नाम से मार्केट में ब्रांड मिल जाएगी, लेकिन जो जेनेरिक नेम है वो आपका क्लोबाजाम है। तो क्लोबाजाम आपको 3 से 4 दिन अगर देंगे बुखार के समय में एवरी टाइम तो वो थोड़ा प्रोटेक्ट करता है। हालांकि ये बहुत स्टैंडर्ड साइंस नहीं है, कुछ देश हैं, कुछ कंट्री हैं US वगैरह में है जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी रिकमेंड नहीं करती, लेकिन डेफिनेटली ये प्रोटेक्ट करता है। तो हम लोगों को क्लोबाजाम इंटरमिटेंटली 20-20 में जब भी फीवर रहेगा उस समय 3-4 दिन यूज़ कर सकते हैं। दूसरा होता है कंटिन्यूस प्रोफिलैक्सिस, माने कोई एक दवाई हम शुरू करेंगे और कंटिन्यू देंगे, चाहे बुखार हो ना हो, हमने एक बार शुरू कर दी तो उसको कंटिन्यू देना है। तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको कंटिन्यू प्रोफिलैक्सिस लगेगी, तो वो बच्चे हैं जिनको बहुत बार फ्रीक्वेंटली सीजर्स होते रहते हैं, हर फीवर के एपिसोड में सीजर्स आ रहे हैं। तो रफली 6 महीने के अंदर 3 बार या 1 साल में 4 बार से ज़्यादा, ये रफली एक गाइडलाइन है कि आप अगर इतना फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो कोई एक दवाई पे कंटिन्यूसली बच्चे को रखना पड़ेगा। और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन कितना देना चाहिए इसका कोई आंसर नहीं है। जैसे कि एपिलेप्सी में 2 to 3 इयर्स का एक रफ गाइडलाइन है, फेब्राइल सीजर के लिए ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है, फिर भी हम रफली 2 to 3 इयर्स इसमें भी फॉलो करते हैं। वो केस टू केस वेरिएशन रहती है, हमको देखना पड़ेगा 3-4 चीज़। एक है फैमिली हिस्ट्री कैसा है, बच्चे का डेवलपमेंट कैसा है, EEG में क्या हो रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें देख के हम लोगों को बच्चे का जो है प्लान आउट करनी पड़ेगी। और किसी किसी का जैसे मैंने कहा कि अगर फ्रिक्वेंटली फीवर के बाद
बिना फीवर के भी होने लग रहा है, तो हम लोग कुछ जेनेटिक की टेस्ट भी करते हैं, क्योंकि जेनेटिक टेस्ट से हम लोगों को जो मेडिसिन चूज़ करने में हेल्प करता है। कुछ सोडियम चैनल के प्रॉब्लम्स में कुछ दवाई से प्रॉब्लम और बढ़ के जाता है, तो उसमें हम लोग जेनेटिक टेस्ट के भी सहारा लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में मैंने जैसे कहा कि एक्यूट में आपका मिडाजोलम स्प्रे है, और लॉन्ग टर्म के लिए आपको एक क्लोबाज़ाम इंटरमिटेंटली यानी बीच बीच में देना है, और बहुत अगर फ्रिक्वेंटली हो रहा है तो कोई मेडिसिन एपिलेप्सी के ग्रुप की कई दवाइयाँ हैं, कौन सी दवाई ही यूज़ करना चाहिए ऐसा कोई गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कॉमनली बच्चों में या तो लेवेटिरासेटाम या फिर सोडियम वैल्प्रोएट, ये ग्रुप की दवाइयाँ ज़्यादातर प्रेफरेबली यूज़ किया जाता है। तो ये आपके डॉक्टर आपको ना बच्चे को देख के वो लोग प्लान करेंगे। तो फिलहाल जो है हम लोगों ने रफली आज फेब्राइल सीज़र के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स मैंने आपको दिया है, मुझे ऐसे लगता है जो प्रैक्टिकली इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए कि फेब्राइल सीज़र क्या है, किसको होता है, होने का कारण क्या क्या है, और हम लोग इसके लिए कैसे डायग्नोसिस करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में प्लान कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट में हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोगों ने आज डिस्कस किया। तो ये बहुत कॉमन समस्या है पेरेंट्स, अगर आपके बच्चे को किसी को है तो आप अथीना पॉलीक्लिनिक में लाके बच्चे का यहाँ पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं। हम लोग हर दिन इस तरीके के बच्चे यहाँ पे देखते हैं, और ये सारा वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें अपने जो जिनके पेरेंट्स जिनके बच्चे को हो रहा है, तो उनको इन तक ये वीडियो को पहुँचाएँ। ठीक है पेरेंट्स, इस वीडियो को आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें मिली होगी। अगली बार हम लोग कोई ऐसा नया इन्फॉर्मेशन के साथ कोई नया वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप मुझे विदा दीजिए। नमस्कार।